Hello, good morning all of you। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होइएगा। मैं आकाश यादव आप सभी के बीच मैं ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के बीच, और आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। और अपने बड़े भाइयों को इतना प्यार दीजिए कि हमेशा आप लोगों के साथ उत्सुक रहें और हर हमेशा आप लोगों के बीच हौसला को बुलंद रखते हुए आप लोगों के दिल में रहना चाहते हैं। और इस चैनल और आप लोग जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, और उसके साथ ही बेल का आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा। कारणवश उसको इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार का वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, तब ना आप जो उसको देखिएगा। और एक उपकार दूसरे के प्रति भी करना है। बहुत सारे ऐसे भाई बहने हैं कि इस कोरोना काल में बैठे हुए हैं ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। तो इसको कैसे हेल्प कीजिएगा, तो आप शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन जो है, बड़े भाई और छोटे भाई जो भी है, जिसको आपको लगे कि मतलब ये होना चाहिए उसको हेल्प, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं पढ़ने पढ़ाने के बात करते हैं। चलिए, कूलम्ब्स लॉ का सारा बात हम कर चुके थे, उसमें कुछ बात बच चुकी थी, तो वो बात था तो वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं है। आपको हम थोड़ा सा 11th की ओर चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए, हम लिखते हैं बैकअप क्लास फॉर कम बैक या बैक टू 11th। हम 11th की ओर हम चलते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखे हटाइए, फॉर 11th अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, वहां पे हम बताए थे 11th में आपको पहला क्लास जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है, और वो सभी वीडियो आपको मतलब आपके यूट्यूब पे इन्वेंशन फिजिक्स चैनल पे आपको मिल जाएगा, और उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सब है, वो सब पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, फॉर 11th में क्या है, हम वहां पे सबसे पहले वेक्टर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वेक्टर, VCTOR, वेक्टर। तो वेक्टर दिखने में कैसा लगता है? तो इस तरह का लगता है। ये हमको लगता है कि बहुत सारे को ये पता होगा ये क्या है। तो ये तीर का चिन्ह है, जिसके पास, जिस तीर के चिन्ह के पास एक टेल होता है, TAIL, टेल। टेल का मतलब पूछ के जैसे लग रहा है ना, पूछ। एक हेड होता है, हेड यही अगला भाग, जो मतलब हेड का हिंदी ही होता है सिरा। तो देखिए, पूछ और सिरा कहने में अच्छा नहीं लगता है, पूछ और सिरा कहने में अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ऐसा वर्ड है कि आप लोगों को उसको यूज करना है डेली लाइफ में, और करते हैं तो हेड टेल ही करते हैं। ठीक है, तो हेड और टेल ही हम लोग करेंगे। तो देखिए, टेल का काम क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है बाबू? ये मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड देता है, जिसको हम हिंदी में मान कहते हैं, वैल्यू। ये क्या देता है? तो दिशा देता है, डायरेक्शन। इसको हम दिशा कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका डेफिनेशन देखिए कितना तगड़ा और ताबड़तोड़ है कि इसके साइन हम लिख दिए और इसका डेफिनेशन इसमें हमें मिल गया। इस तरह का पढ़ाई होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हमने जो देखा वही हमारे लिए सच है। और परम सत्य ये है कि जो हमने पढ़ा दिया, बोल दिया है, वो जो है सबसे पहले ब्रह्म अस्त्र है,
उसके और लक्ष्मण रेखा है वो कभी भी कुछ नहीं हो सकता, ये हम गारंटी देते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार का दुविधा में नहीं रहना, जो भी देंगे श्योर देंगे और आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाने का ये मेरा प्रयास रहेगा हर हमेशा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो हमारा वेक्टर होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर तो है लेकिन बिना नाम का वेक्टर है, बेनाम बादशाह है। इसको हम दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ पे किसी के ऊपर में हेड लगा देंगे एरो का, यानी तीर का चिन्ह लगा देंगे, वो हमारा वेक्टर होगा। ए नाम का वेक्टर हो गया, बी नाम का वेक्टर हो गया, सी नाम का वेक्टर हो गया, डॉट डॉट डॉट, यहां से लेके जेड नाम का वेक्टर भी हम कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, इस वेक्टर में देखिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब में है। तो एक बात यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बढ़िया से कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो कैसे हम लिखेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए या तो हम इसमें मोड लगा देंगे या नहीं तो हम सीधे लिख देंगे, ठीक। अगर हमें डायरेक्शन पूछेगा, क्या पूछेगा बाबू, डायरेक्शन पूछेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो डायरेक्शन जैसे ही पूछेगा तो आपको ध्यान देना है, डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। यूनिट वेक्टर हम बताते हैं, लेकिन हम किसका डायरेक्शन, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। मान के चलिए हम ए के बारे में बात करते हैं, तो जो काम ए का वही ले और लेंथ सब का होगा, तो एक ठो वेक्टर के बारे में हम बुझ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद तो ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, इस वेक्टर का डायरेक्शन ए यूनिट वेक्टर हो गया, ए यूनिट वेक्टर, ध्यान देना। अब एक बात बताइए, इसमें हमें इस वेक्टर में से डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि हम वेक्टर में समझते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ेगा, तब ना मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा, डायरेक्शन बचेगा। इसका मतलब है इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड ए से भाग देंगे। चलिए थोड़ा सा और बैक चलते हैं, ध्यान देना, बहुत ही ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ये सब के लिए है, आईटी नीट वगैरह जितना है सब के लिए है, और बिहार बोर्ड से के लिए तो है, ये है हर जगह। अब यहाँ पे ध्यान देना, 11th वाले सब के लिए भी है, यहाँ देना ध्यान बढ़िया से। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर उसको हम समझते हैं, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, इकाई सदिश, ध्यान देना। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यानी अनोखा, दुनिया में अकेला हो, यूनिक हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे जी, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ, इसको दिखाने का तरीका जनरल वेक्टर से अलग होना चाहिए। इसका मतलब है किसी के ऊपर में कैप लगा दो, टोपी, टोपी समझते हैं ना, हेडे पहने लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर हो गया, बी यूनिट वेक्टर हो गया, सी यूनिट वेक्टर हो गया, डी यूनिट वेक्टर हो गया, और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। कहां तक, तो ए से लेके जेड यूनिट वेक्टर। और दुनिया पे टॉपिक पढ़ा देंगे तो दुनिया यूनिट वेक्टर और उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए सब वेक्टर का नाम अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, जिसको हम यूनिट वेक्टर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसलिए हम इसका प्रयोग जो है 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होने के कारण इसलिए इसका प्रयोग हम डायरेक्शन में करते हैं। तो इसीलिए देखिए एक बात हम और बताते हैं, एक बात हम थोड़ा सा और हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं जो कि आसान रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, 6 हमारा कोई है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, 6 है। 6 को हम अगर गुना करते हैं तो 2 और 3 होता है। क्या होता है, 2 और 3 होता है। अब 12 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो हम एक नंबर हम ले लिए। अगर आपको कोई बोल देगा 2 हमको चाहिए, क्या चाहिए बाबू, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो 6 में कितना से भाग देना पड़ेगा, 3 से, 2 बचा।
अगर आपको कोई 3 पूछेगा तो 6 में कितना से भगा देना पड़ेगा? 2 से। कितना से देना पड़ेगा? तो 2 से, तब ना कट के 3 आएगा। तो ये आपको आना चाहिए। अब ध्यान देना, यही ना हम बात किए हैं, इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, और डायरेक्शन तो हम ये यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग दे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खत्म, बच गया डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। एलएचएस पढ़ा, ठीक। अब हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म। कारण है कि ये काम क्यों किए, आप लोग पूछ सकते हैं, इसलिए किए भाई कि इसमें हमें वेक्टर फॉर्म का जरूरत है। वेक्टर फॉर्म बनाना है किसका? कूलम्ब्स लॉ का। और कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और कूलम्ब्स साहब ने जो लॉ दिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए दिए, और फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना है। और अभी जो हम लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ, इससे पहले के क्लास में जो भी हम बताए हैं आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ बताए हैं वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना हो वो बताए हैं। अब उसका डायरेक्शन भी तो चाहिए ना, तब ना वेक्टर क्वांटिटी के लॉ को फॉलो करेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक। कूलम्ब के नियम की सीमा, ठीक है। सॉरी कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, ठीक है। क्या है ये सब हो सकता है। चलिए, कुछ नहीं करना है, आप कूलम्ब्स लॉ जानते हैं, उसमें वेक्टर लगा देना, सीधी सी बात है। देखिए कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं बाबू। एक पॉइंट यहाँ है जो ए पॉइंट है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे हम दूसरा पॉइंट बी रख लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम क्या रख लेते हैं? बी रख लेते हैं, ठीक है। और सीधा नहीं होता है, चलिए बी पॉइंट हमने रख लिया। इस ए पॉइंट पे हम चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, सेम नेचर भी ले सकते हैं, अपोजिट नेचर भी ले सकते हैं। चलिए हम सेम नेचर ले लेते हैं, Q1 Q2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, दो चार्ज हम सेम नेचर का लिए हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था इसीलिए रुक गया था। चलिए, तो यहाँ पे दो चार्ज हमने लिया है, ठीक। अब इस दोनों चार्ज में हम जानते हैं सेम नेचर का है, तो प्रतिकर्षण होबे करेगा, सीधी सी बात है। 2 पे लगाएगा 1 और 1 पे लगाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस r होगा। लेकिन एक बात बताइए, इससे पहले जो भी हम फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो लेकिन ये सिर्फ पढ़े हैं वैल्यू, लेकिन उसका कुछ बात नहीं भी पढ़े हैं, वो चीज हमें जानना है। अरे भाई, वन यानी Q1 पे जो फोर्स लगा F1 किसके कारण? 2 के कारण, तो इधर लगा। लेकिन एक बात बताइए, ये लाइन के अलोंग ही न लगा, लाइन के सापेक्ष न लगा, क्यों? क्योंकि हमारा लाइन भी तो हॉरिजॉन्टल है ना, उसी के सापेक्ष लगा। ऐसे तो नहीं ना होता कि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, नहीं, यानी लाइन के अलोंग लग रहा है, यानी कि हमें डायरेक्शन चाहिए। तो ये मान लेते हैं इधर अगर फोर्स डायरेक्शन का हम बात करें, तो r यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? r यूनिट वेक्टर। अगर हम दोनों तरफ बात करते हैं तो वो भी हमारा काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बातें नहीं है। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, हम दोनों को अलग अलग हम बारी बारी से करते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को भी हम बीच में लिख देते हैं,
चलिए, तो यहाँ पे एक इसके अलाउंग लगेगा तो एक इसके अलाउंग लगेगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर 1 2 जो लग रहा है और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 2 1 जो लग रहा है, एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। तो लिखेंगे, तो हेयर यहाँ F12 बराबर है F21 का और बराबर है F, हमने से मान लिया, ठीक। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 2 डायरेक्शन वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा, R1 2 में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे, एंड ये भी होगा R21 इक्वल टू R21 के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, तो भाग दे देंगे, तो डायरेक्शन बचेगा, क्या बचेगा, डायरेक्शन। और हम एक बात और अगेन हम लिख सकते हैं कि R12 एंड R21 are a यूनिट वेक्टर, ठीक। तो हम इसको हम कर सकते हैं, दोनों के बराबर में हम लिख सकते हैं, दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के लिए हम लिख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात है। तो लिखेंगे विद्युत बल ऐसे लिखते हैं, यानी Q1 आवेश के कारण विद्युत बल, ठीक है। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको F21 1 के कारण लग रहा है ना, तो 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, मीडियम हमारा नहीं कुछ तो मान सकते हैं, एयर कुछ भी हो सकता है, अभी रहने देते हैं एप्सिलॉन आर है, अपने उस हिसाब से बदल देंगे। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। कारण है कि दोनों का सेम ही पोजीशन है, तो एक में हम क्या कर सकते हैं, मतलब माइनस लगा देंगे। फिर देखते हैं, चलिए इधर भी हम अगेन हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं R यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं 2 1 2 है, इसको 2 लगाया तो 2 इधर, तो 1 2 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 होगा, 1 2 होगा यहाँ पे। चलिए, अब हम इसमें दूसरा बात हम क्या लिखते हैं, प्लस Q1 के बारे में बात किया, अब हम करते हैं प्लस Q2 आवेश के कारण विद्युत बल, ठीक है। आप लोग भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए, तो F12 जो होगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर गुना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, ठीक। अब लिखेंगे हेयर, वहां भी हम किए हैं कि F12 बराबर है F21 का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मान लेते हैं, एक F मान लिए से, तो लिखेंगे इसीलिए F बराबर फाइनली 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना Q1 Q2 बटे r स्क्वायर और r यूनिट सबके लिए कॉमन लिखें, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है और सबके बराबर में क्या है, कॉमन बात में क्या है, तो r ही है, क्योंकि r डिस्टेंस दोनों फोर्स के लिए कॉमन है, इसको हम कॉमन लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम r दिए थे कि कॉमन फोर्स लिए कॉमन फोर्स लिए हैं तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा, पोजीशन यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा, कारण है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। चलिए इसमें एक स्टेप और हम लिखते हैं, ध्यान देना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना Q1 Q2 बटे r स्क्वायर गुना r वेक्टर बटे r। उसके वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तब ना डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा एक काम और हो सकता है, यहाँ पे एक काम ये हो सकता है कि यहाँ से अगर हम इस तरह से करें, इस तरह से r यूनिट वेक्टर हम कॉमन बोल सकते हैं, कारण है कि हम सेंटर पे दिए, कहाँ दिए हैं, तो सेंटर पे ये बात हमने खड़ा किए हैं, ध्यान देना। तो इस पोजीशन वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर का ये कॉमन यूनिट वेक्टर हो गया, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए तो ये काम हो गया। और इसको मिटा देते हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। सब कुछ नहीं, ये तो आपको 11th के लिए है, इसमें कुछ बात इस पे की है, यही बात सब यहाँ भी हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छा समझ लेना है। चलिए तो यहाँ पे देखना है कि एक स्टेप और हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं, तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना Q1 Q2 बटे r गुना r क्यूब हो जाएगा। अब बच गया क्या, हमारा r वेक्टर बच गया, ये फाइनल हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट है, वो नोट लिख लेते हैं और उसके बाद ये पूर्ण रूप में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं और आप लोग लिखते रहिएगा वीडियो को, मतलब रोक के। तो एक बात बताइए, इसमें एक बात और हो सकता है, नोट में देखिएगा, बढ़िया से देखना है कि नोट में क्या हो, इसको हम लिख सकते हैं, या एक्शन रिएक्शन का बात करता है। एक्शन रिएक्शन देखिए, 1 पे जो फोर्स लगा, पहला चार्ज पे जो फोर्स लगा तो F1 फोर्स लगा, लेकिन किसके कारण लगा, तो 2 के कारण, तो इधर लगा। ठीक है, सेम नेचर था। फिर 2 पे जो फोर्स लगा F2 लगा, लेकिन किसके कारण लगा, 1 के कारण, तो उधर है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये इस पे एक्शन किया तो ये भी इस पे रिएक्शन मारा, तब ना समान मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। इसका मतलब है नोट नंबर फर्स्ट में हम कहेंगे यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम को पालन करता है, यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम को पालन करता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज ऑब्जेक्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो भी हम लिखे दिए हैं, लिख लीजिए यहां भी अगर होता है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यह संरक्षी
बल होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इसको जो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। हम बार बार बात करते हैं कि एक टॉपिक हमसे पढ़िए और उसके दायरे में जो भी चीज है आप खुद से पढ़ने का प्रयास किया। हम देखिए अलग चीजें नहीं कुछ किए, सिर्फ वेक्टर जोड़ दिए, कूलम्ब्स लॉ ही में वेक्टर हम कर दिए। अगर नहीं होता है तो इस फिगर को आप मिटा के एक बात और हम कर सकते हैं, इस फिगर को आप ऐसे भी एक सिंपल तौर पर लिख सकते हैं। नहीं कुछ अगर समझ में आया तो इस तरह से हम कर देंगे, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, प्लस Q1 लिए थे, प्लस Q2 हम लिए थे, याद करो। और यहाँ पे हम इसको हम बात करें तो एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा, यानी 1 पे 2 के कारण और 2 पे 1 के कारण। और ये हमारा बिटवीन डिस्टेंस है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो आर वेक्टर जो लगेगा यूनिट वेक्टर ऐसे लगेगा, कॉमन वेक्टर हमारा आर। ऐसे भी हम काम चला सकते हैं, वही ना आया फाइनली। आप इसे भी लिख सकते हैं, फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं। वहां हम किए थे R12 R21 सब हम किए थे, तो वहां देख लीजिए। ठीक है, और इसी का कुछ पोजीशन वेक्टर है, इसी में बात कर लेते हैं, तब हम आगे चलेंगे। इसको मिटा देते हैं। पोजीशन वेक्टर इसका क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। वो आपको नीट में पूछता है और आईटी में पूछता है। कारण है ये आपको बिहार बोर्ड तक का था, बिहार बोर्ड तक का था, और ये नहीं कि बिहार बोर्ड तक का ही है, इससे भी आपको नीट में पूछा जाता है। ठीक है, वहां पे जैसे यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट जो है आपको बहुत वैल्यूएबल था। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो फॉलो कर रहा था, एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है उसको आप, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है, दोनों, पेयर का मतलब जोड़ा, साथ साथ जो उसको पेयर कहेंगे। लेकिन एक्शन हुआ तब ना रिएक्शन हुआ, एक ही समय में हुआ, इसीलिए हम उसको पेयर कहते हैं। चलिए अब इसमें पोजीशन लिखेंगे, इन द पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर, COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उतना से भी काम चल सकता है, और ये भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, यानी कूलम्ब के नियम का विस्थापन सदिश। पोजीशन का मतलब क्या होता है जी, विस्थापन है ना, एक जगह से दूसरे जगह गए हैं। ये चीज आप लोगों ने बताए थे। ठीक है, ये आप लोग भी ध्यान दीजिए। कूलम्ब के नियम का विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश आसान है, कुछ नहीं करना है। आप लोग को लगता है इससे आप वाकिफ है, ये एक्स एक्सिस तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। अब एक बात बताइए, एक बॉडी हमारा इधर गया, दूसरा बॉडी हमारा इधर गया, ठीक है, इसको हम R1 वेक्टर कहते हैं, यानी O से P, मान के चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको B पॉइंट। तो अगर ये B हो गया तो इधर ये R1, इसको मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट हो गया। इसका मतलब है R1 वेक्टर कोई है जो A पॉइंट के तरफ चल रहा है, फिर हमारा R2 कोई वेक्टर है जो B पॉइंट के तरफ चल रहा है। अब हमें पूछ रहा है AB का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। इसका मतलब है कि हमें जो पूछ रहा है R2 से 1 जा रहे हैं ना, 2 1 पूछ रहा है या R2 1 पूछ रहा है। याद कीजिए हम बताए थे जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है तो त्रिभुज का नियम। तो यहाँ हमारा जो फोर्स होगा हम निकाले थे अभी जो है, तो F हमारा वेक्टर होगा 1/4πε0 एप्सिलॉन r गुना Q1। यहाँ पे हम Q1 चार्ज दे देते हैं और यहाँ पे हमारा क्या होगा, Q2 चार्ज होगा। यानी A पॉइंट पे जो चार्ज होगा, अरे A पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसको हम Q1 देंगे, ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया। ध्यान देना, तो यहाँ पे इस यही डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमारा कैसे मिलेगा, Q1 गुना Q2 बटे R के जगह पे क्या होगा जानते हैं, यहाँ पे R के जगह पे हो जाएगा आपको, पहले इसको हम कर लेते हैं, यानी रिजल्टेंट का काम कर रहा है ये, तो यानी कि 2 वेक्टर प्लस R21 बराबर हो जाएगा R1। ठीक है, अब हमें तो चाहिए ये,
तो R21 वेक्टर बराबर R माइनस R2। ठीक है, ये हमको चाहिए, यानी रिजल्ट हमारा क्या है, ये है। तो लिखेंगे यहाँ पे R21 का होल स्क्वायर गुना होल स्क्वायर, नहीं होल क्यू दे देते हैं, होल क्यू हो जाएगा, कारण है कि अभी हम निकाले थे वेक्टर फॉर्म क्यू में। और यहाँ पे जो होगा आपको R21 वेक्टर हो जाएगा। और करके हम इसी को लिख सकते हैं फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। अरे भाई यहाँ पे चिरकुट देख लेना, चिरकुट देखें, चिरकुट का ही कमाल है। देखो चिरकुट देखें, क्या देखें, अरे अब ये हम निकाले हैं r यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ q1 गुना q1 गुना q2 बटे RQ और R वेक्टर, ऐसे हम निकाले हैं चिरकुट। ठीक है, अब देखिए तो इसमें भी तो हम लिख सकते हैं ना, RQ तो RQ दिए हैं, R वेक्टर तो R वेक्टर दिए, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 का होल क्यू गुना R1 माइनस R2। अरे इसके जगह पे ये लिख दिया, इसके जगह पे ये लिखे थे पहले। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा फाइनल पोजीशन ये पूछेगा तो कुछ नहीं करना, आराम से वो निकाल देना, उसी के तौर तरीका पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से भी निकाल सकते हैं, तो उतना हमें नहीं करना है, इससे हम उसी से हम इसको हम कर लें। ठीक है यार, तो परिपूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ के बारे में एक एक पॉइंट हमने बता चुके हैं, और इस पे जो भी होगा प्रैक्टिस होगा, और कुछ हम न्यूमेरिकल बता देंगे, और उस पे आप लोगों को खड़े उतरना है। और आप लोग जो है क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा अपने बुक सब से। ठीक है, और वैसे भी हम जो है आप लोगों के बीच हम अपना बुक के बारे में बताएंगे कुछ। ठीक है, बुक भी हम लिखे हैं अपने से, तो वो हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग हमेशा अपने परिवार को ख्याल रखते हुए पढ़ने का प्रयास कीजिए, और अपने स्तर से पढ़िए, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हम आपके साथ हमेशा है, कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो भी हम जो आपको मतलब दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर से पे भी आप कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सारा चीज़ हम दे देंगे वहाँ पे, आप वहाँ से आप देख सकते हैं हर चीज़। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट ताकि हम देखें तो उसमें आपको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, और अजीब से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।